मार्शल आर्ट की एक ऐसी कहानी जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। ऐसी ही कहानी मैं आपको हर रोज सुना रहा हूँ और अपने इस कहानी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और इसी तरीके से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहें। दोस्तों, 326वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जब रोशनी ने मुस्तफ़ा को देखा तो वो उसको पहचान लिया। मुस्तफ़ा असल में फैजल अली था और ये एक अपराधी था। 068 को बार बार लगातार मार भी रहा था। उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि इसका लेवल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया था। मुस्तफ़ा अब भी 068 को पीटे जा रहा था। उसके हर वार से 068 की हालत और भी खराब होती जा रही थी। उसके बाद वो जोर से हंसा और कहा, मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। अब देखो तुम्हारे इस जवाब की सजा क्या होती है। और वो एक घुटना टेक कर 068 की छाती पर चढ़ गया और अपना मुंह का उसके ऊपर दे मारा। तभी पीछे से एक गरजती हुई आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज गई, बस। सबकी नजरें उस आवाज की ओर टिक गई। युवराज ने जोर से चिल्लाकर कहा था कि बस। मुस्तफा ने उसकी ओर देखा और कहा, ओह, क्या तुम इसकी जगह लेना चाहते हो? युवराज की नजरें अब भी 068 पर थी, जो बेहोश होने की कगार पर था। उसने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखाना चाहता हूं। राधिका और रोशनी जो पीछे खड़ी हुई थी, राधिका ने धीरे से कहा, युवराज, अगर तुमने कुछ गलत किया तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। मैं सिर्फ इंसानियत के लिए लड़ रहा हूं राधिका। अगर आज इस लड़के के लिए खड़ा नहीं हुआ तो कल हम सब का नंबर आ जाएगा। स्टेडियम के दर्शक अब चीखने लगे थे। कोई मुस्तफा के पक्ष में था तो कोई युवराज के साथ। रेफरी भी असमंजस में पड़ गया था कि वो क्या करे, लेकिन माहौल बदल चुका था। तभी रेफरी ने मुस्तफा को पीछे हटने का आदेश दिया। मुकाबला खत्म हो चुका है। 068 अब लड़ने की स्थिति में नहीं है। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। लेकिन मुस्तफा भड़क गया। उसने कहा, तब क्या कोई और नया मुकाबला होगा? क्या कोई इस जगह को भरने वाला है? कोई आएगा मुझसे लड़ने के लिए? युवराज ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, हाँ बिल्कुल, मैं आ रहा हूं तुमसे लड़ने। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सभी दर्शकों की निगाहें रिंग पर टिक गई थी, जहां युवराज और मुस्तफा आमने सामने आ गए थे। रेफरी ने फिर माइक उठाया और घोषणा की, अब ये कंटेस्टेंट नंबर 089 और 043 का मुकाबला होगा। यह मुकाबला 089 ने खुद स्वीकार किया है, तो इसमें कमेटी की तरफ से उसे कोई भी रियायत नहीं मिल पाएगी। 068 तो पहले से ही घायल और थका हुआ था। उसने युवराज की ओर देखा। उसकी आंखों में राहत के भाव थे। उसने धीरे से युवराज का हाथ थपथपाया और ये संकेत दिया कि अब वो उसकी जगह ले सकता है। युवराज ने सहमति में सिर हिलाया और 068 को रिंग से बाहर जाने में मदद की। दर्शकों के बीच हलचल बढ़ गई थी। सभी इस अप्रत्याशित मोड़ से चकित हो रहे थे। युवराज ने रिंग के केंद्र में कदम रखा। उसकी आंखें सीधे मुस्तफा की आंखों में झांक रही थी। उसने धीरे से अपना हाथ पीछे किया और शांत और दृढ़ आवाज में कहा, मैं इस लड़ाई में अपने हाथों का उपयोग नहीं करूंगा। इससे यह मुकाबला बराबरी का होगा। मुस्तफा की भौहें तन गई। उसे यह बयान अपमानजनक लगा। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगी। उसने तीखे स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई मुझे कमजोर समझने की? तुम इसका खामियाजा भुगतोगे। दर्शकों के बीच फुसफुसाहटें गूंजने लगी। कुछ लोग युवराज के साहस से प्रभावित थे, जबकि कुछ को उसकी रणनीति पर संदेह था। राधिका और रोशनी जो दर्शकों के बीच में बैठी थी, एक दूसरे की ओर चिंतित नजरों से देख रही थी। राधिका ने धीरे से कहा, ये युवराज क्या कर रहा है? बिना हाथों के कैसे लड़ेगा? ये तो बहुत जोखिम भरा हो जाएगा। रोशनी ने उत्तर दिया, हमें उस पर भरोसा करना होगा। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। उसके बाद रेफरी ने दोनों कंटेस्टेंट को संकेत दिया कि वे तैयार हो जाएं। युवराज ने अपनी स्थिति ली और उसके अपने आप हाथ पीछे हो गए। मुस्तफा ने आक्रामक मुद्रा अपनाई। उसकी मांसपेशियां तनाव में आ गई थी और उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। जैसे ही घंटी बजी, मुस्तफा ने तेजी से आगे बढ़ते हुए एक जोरदार मुक्का युवराज के चेहरे पर फेंक दिया। लेकिन युवराज ने अपनी चपलता का प्रदर्शन करते हुए सिर को झुका लिया, जिससे मुस्तफा का वार खाली चला गया। इसके तुरंत बाद युवराज ने अपने दाएं पैर से एक तेज घुटना मुस्तफा के पेट पर मारा, जिससे वो पीछे हटने पर मजबूर हो गया। मुस्तफा ने अपने पेट को पकड़ते हुए
दर्द महसूस किया, लेकिन उसका गुस्सा अब और भी बढ़ गया था। उसने दांत भींचते हुए कहा, तुम मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इसका अंजाम बुरा होगा। युवराज ने शांत स्वर में कहा, यह मुकाबला शक्ति का नहीं है, बल्कि कौशल और धैर्य का है। देखते हैं कौन अधिक धैर्यवान है। मुस्तफा ने फिर से हमला किया। इस बार उसने एक चैन से मुक्के और किक्स का उपयोग किया, लेकिन युवराज ने अपनी तेज गति और सफलता से सभी वारों को और चकमा दे दिया और कुछ को ब्लॉक कर दिया। उसने अपने पैरों और शरीर की गति से मुस्तफा के हर वार का जवाब दिया। दर्शकों में उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। वो युवराज के इस अनोखे फाइट स्टाइल से प्रभावित थे। कुछ लोग उसकी तारीफों में तालियां बजाने लगे थे, जबकि कुछ अब भी संदेह में थे कि क्या वो बिना हाथों के मुकाबला जीत पाएगा। मुस्तफा अब थकान महसूस करने लगा था। उसकी सांसें भारी हो रही थी, पर उसका गुस्सा अब निराशा में भी बदल रहा था। उसने एक आखिरी प्रयास में पूरी ताकत से युवराज की ओर दौड़ते हुए एक उड़ती हुई किक मारी, लेकिन युवराज ने इसे भांपते हुए इस समय पर नीचे झुककर इस वार को अपने आप से बचा लिया और तुरंत अपने दाएं पैर से मुस्तफा के खड़े पैर पर एक तेज किक मारी, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया और जमीन पर पड़ गया। मुस्तफा जमीन पर गिरा, लेकिन उसकी आंखों में अब भी अभिमान था और बेशक लड़खड़ा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर जो क्रूर मुस्कान थी, उसने साफ कर दिया था कि वो इतनी आसानी से हार मानेगा नहीं। लेकिन आज उसके सामने कोई आम फाइटर नहीं था, बल्कि वो था युवराज, जिसके भीतर अब सिर्फ ऊर्जा नहीं, एक उफनता हुआ तूफान चल रहा था। युवराज के चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, न ही कोई भय था, लेकिन एक दृढ़ निश्चय था और उसकी आत्मा भी शांत थी। मुस्तफा लड़खड़ाता हुआ उठा और एक बार पूरी तेजी के साथ युवराज की ओर झपटा। उसका वार सीधा युवराज के कंधे की ओर था, लेकिन युवराज ने समय रहते नीचे झुककर उस वार को भी चकमा दे दिया। उसकी गति से वो भी लचीलापन था और वो वर्षों का अभ्यास का परिणाम था। फिर एक पल गंवाए बिना युवराज ने अपने दाएं पैर से मुस्तफा के खड़े हुए पैर पर जोरदार किक मार दी। मुस्तफा का संतुलन अब की बार पूरी तरह से बिगड़ गया और वो रिंग की जमीन पर बुरी तरह से गिर पड़ा। उसके गिरने की आवाज ने पूरे स्टेडियम को हिला दिया था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी हार की एक्सपेक्टेड नहीं थी। युवराज ने एक गहरी सांस ली और अपने दोनों हाथों को पीछे बांध लिया। फिर उसने मुस्तफा की ओर देखा और कहा, अब मैं तुम्हें तुम्हारे घमंड के बोझ से मुक्त करूंगा, वो भी बिना हाथ लगाए। ये सुनकर दर्शकों की भीड़ में सन्नाटा फिर से छा गया। मुस्तफा फिर से खड़ा हुआ। उसने पूरे जोर से एक और मुक्का चलाया, लेकिन युवराज ने उसे बड़े ही सहजता से अपने बाएं पैर से रोक दिया। इसके बाद जो हुआ वो मुकाबला नहीं था, वो अन्याय का नर्तन हो रहा था। युवराज ने पहले उसके हर वार को ब्लॉक किया, घुटने, पैर, कोहनी, सब कुछ। मुस्तफा जितनी बार वार करता, युवराज अपने पैरों से उसे बेअसर कर देता। फिर जैसे ही उसने महसूस किया कि अब मुस्तफा थकने लगा है, युवराज ने पलटवार शुरू कर दिया। पहले एक तीखी किक उसके पेट पर और फिर घुटने से उसकी जांघों पर प्रहार किया। फिर दाएं पैर से एक किक उसकी पसलियों पर एक घातक वार करते हुए उसके ऊंची घुटने पर टेक दी और जो जबड़े को झटका दे गई। मुस्तफा चीख उठा। उसके शरीर से खून बहने लगा था, पसलियां टूट गई थी और सांसें तेज थी, लेकिन लड़ने की शक्ति अब उसमें बची नहीं थी। उसके घुटनों ने इस बीच साथ छोड़ दिया और फिर से जमीन पर गिर पड़ा। इस बार हार और दर्द दोनों में डूब गया था, लेकिन युवराज रुका नहीं। उसने एक बार फिर उसकी छाती पर एक जोरदार किक मारी और उसकी बाएं टांग की नस पर एक ऐसा वार किया जिससे उसका पूरा शरीर कांप गया। दर्शकों की सांसें थम चुकी थी। उस सन्नाटे के बीच एक बार फिर एक आवाज गूंजी, मुस्तफा की कराहों की। वो लगातार कराहे जा रहा था। युवराज ने एक आखिरी वार और किया। उसने अपने दाएं पैर से मुस्तफा की पीठ पर एक ऐसा झटका दिया जिससे वो सीधे जमीन पर औंधे मुंह गिर पड़ा और फिर हिला तक नहीं। स्टेडियम में अब चीखें और तालियां एक साथ गूंज उठी। रेफरी तुरंत दौड़ता हुआ आया। उसने बीच में आकर युवराज को रोका और मुस्तफा की हालत देखने के बाद माइक में घोषणा की, कंटेस्टेंट नंबर 043 जमीन पर है और कंटेस्टेंट नंबर 089 विजेता बन गया है। स्टेडियम एक बार फिर से गूंज उठा, लेकिन युवराज अब भी शांत था। उसने धीरे धीरे अपने हाथ आगे लेकर आया और अपने अंदर से एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपनी ऊर्जा को शांत किया। रिंग में पड़ा मुस्तफा अब सिर्फ एक टूटी हुई याद बन चुका था। उसके घमंड का अंत और न्याय की विजय की प्रतीक बन गया था। राधिका और रोशनी दौड़ती हुई उसके पास आई और राधिका की आंखों में गर्व और भावुकता थी। उसने युवराज का हाथ थामते हुए धीमे स्वर में कहा, युवराज, तुमने उसे हराया नहीं, तुमने 068 को भी इंसाफ दिला दिया है। युवराज ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने बस वो किया है जो करना जरूरी था। स्टेडियम की भीड़ अब बहुत तेज थी और धीरे धीरे कर
अपने घर की ओर रवाना हो रही थी। एक पल जहां मुकाबला अपने प्रकाष्ठा पर था, वह अब जमीन पर लेटा हुआ मुस्तफा कर रहा था। डॉक्टरों की एक टीम स्ट्रेचर के साथ दौड़ती हुई आई और उन्होंने सावधानी पूर्वक उठाकर उसे स्ट्रेचर पर लिटा दिया। उसकी पसलियों की कई हड्डियां टूट चुकी थी, आंखों के नीचे गहरे निशान पड़ चुके थे और उसकी सांसें अब अनियमित हो चुकी थी। भीड़ में से हर कोई युवराज को ही देख रहा था, एक फाइटर जिसने अपने हाथों का प्रयोग भी नहीं किया, केवल पैरों की कला से एक घमंडी फाइटर को पराजित कर दिया था। तालियों की गड़गड़ाहट स्टेडियम की दीवारों से टकरा टकरा कर बार बार गूंज रही थी। युवराज, युवराज, युवराज! ये नाम अब भीड़ में से हर किसी के इंसान के होठों पर था, जैसे कोई गाथा जो जन जन के दिलों में बस चुकी थी। क्या लगता है आपको, क्या मुस्तफा अपने इस अपमान का बदला लेगा? क्या युवराज के आगे कोई और नई मुसीबत आने वाली है? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। और दोस्तों, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दो। दोस्तों, 327वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। 068 अब जो किनारे पर बैठा हुआ अपनी टूटी पसलियों और फटे होठों के साथ लड़खड़ाते हुए सांसें ले रहा था, अब धीरे धीरे युवराज की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी और वो नजरों में जो धन्यवाद कहना चाहती थी और पूरा जीवन समर्पित कर देना चाहता था। वो युवराज के पास आया, लड़खड़ाते कदमों से उसकी ओर बढ़ा और उसके सामने झुककर बोला, आपने मेरी जान बचाई। धन्यवाद नहीं कहूंगा क्योंकि ये शब्द बहुत छोटे हैं आपके लिए। युवराज ने सहारा देते हुए उसे उठाया, पर तभी उसकी आंखें उसकी हालात देकर भर आई। उसके शरीर पर जगह जगह नीले निशान पड़ गए थे, पसलियां सिकड़ी हुई थी और सांसें इतनी भारी थी कि जैसे कोई पत्थर रख दिया हो। वो पलटकर राधिका की ओर देखने लगा, जो नजरों से ही कह रहा हो कि राधिका, क्या तुम इसे सही कर सकती हो? राधिका ने उसकी आंखों में जो निवेदन देखा, बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ी और उसने बिना देर किए 068 की नब्ज पकड़ ली। फिर उसकी छाती पर हाथ रखकर ध्यान से उसकी ऊर्जा की स्थिति को महसूस किया। वो जानती थी कि समय बहुत कम है और अगर सही इलाज अब नहीं हुआ तो नुकसान बिल्कुल हो जाएगा। उसने तुरंत अपनी छोटी सी डिब्बी निकाली, जिसमें बारीक तीखी और जो सुइयां रखी हुई थी। उसने कहा, तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। राधिका ने 068 की आंखों में देखते हुए कहा। 068 ने आंखें बंद कर ली और सिर हिलाकर सहमति दे दी। राधिका ने पहला बिंदु ढूंढा और दिल के पास ऊर्जा का केंद्र जो था, उसने एक सुई उस बिंदु पर लगा दी और एक तेज कंपन 068 के पूरे शरीर में फैल गई। फिर उसने क्रम से बाकी के ऊर्जा बिंदुओं, पेट, नाभि और गले के माथे के बीच जगह जगह पर सुइयों को लगा दिया था। सुइयां लगते ही भीड़ में देखा कि जैसे 068 का शरीर हल्का कांपने लगा था। उसकी सांसें अब गहरी होती जा रही थी और शरीर जो अभी तक कुछ समय पहले पीला पड़ गया था, अब उसमें रक्त का संचार लौटता नजर आ रहा था। राधिका ने फिर उसके टूटे हुए कंधे को हाथ में लिया और एक हल्का झटका देकर उसे सही स्थान पर कर दिया। उसके बाद पसलियों की ओर मुड़कर उसने अपनी हथेलियों से वहां एक विशेष हीट एनर्जी प्रवाहित की, जो उसने अपने ध्यान अभ्यास से विकसित की थी। उसकी हथेलियों से निकलती गर्माहट अब 068 की पसलियों में समा रही थी। भीड़ में कुछ बैठे अनुभवी फाइटर और आयुर्वेदिक चिकित्सक अब खड़े हो चुके थे। ये तो एक आयुर्वेद और चक्र सिद्धि का संगम है। इसको लड़की को ये कैसे आता है? वे अपने आप में फुसफुसा रहे थे। कुछ ही मिनटों में 068 की हालत स्थिर हो गई थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी थी और उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, मुझे पहले से कुछ ठीक लग रहा है। तुम सिर्फ ठीक नहीं हुए हो, तुम्हारे अंदर की ऊर्जा अब और प्रबल हो चुकी है। राधिका ने मुस्कुरा कर कहा। भीड़ अब आश्चर्य से देख रही थी। क्या सचमुच में यह मुमकिन था? 068 अब धीरे धीरे खड़ा हुआ और फिर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल उसके शरीर में से एक तेज ऊर्जा का संचार हुआ और जो अब हवा में उछलने लगा था। एक एक करके पंच और किक की मुद्राओं को हवा में आजमाने लगा। अचानक से उसने जमीन पर घुटने टेक दिए और जोर से चिल्लाया, मैंने एक स्टेज को पार कर लिया। अब मैं लेवल 3 के स्टेज 2 पर हूं। भीड़ अब दीवानी हो चुकी थी। तालियों और सीटियों की गूंज पूरे स्टेडियम पर छा गई। हीलिंग पंच गर्ल की जय, हीलिंग पंच गर्ल की जय। हर कोई भीड़ में से लगातार यही चिल्ला रहा था। युवराज, राधिका और रोशनी अब एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराई। उनकी टीम, उनकी ऊर्जा और उनका संकल्प अब पूरे स्टेडियम का केंद्र बन चुका था। 068 ने झुककर राधिका के पैरों को छूना चाहा, लेकिन राधिका ने उसे थामकर ऊपर उठा लिया और बड़े ही प्यार से उसे कहा, फाइटर कभी झुकते नहीं है। आज तुमने भी अपनी लड़ाई लड़ी,
बस अपना पथ मत छोड़ना। 068 ने कुछ पल अपने जगह पर खड़े होकर गहरी सांस ली, फिर बिना एक शब्द बोले सीधे युवराज के पास गया। उसकी आंखें भीगी हुई थी और चेहरा गहराई से प्रभावित था। वो जैसे युवराज के पैरों की ओर झुकने लगा, युवराज ने तत्परता से उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। नहीं, तुम्हें यह सब करना नहीं चाहिए। हम दोनों मार्शल आर्ट फाइटर हैं और एक दूसरे की इज्जत करना हमारा पहला फर्ज है। सम्मान झुकने में नहीं, साथ खड़े होने में है, युवराज ने भावुक होकर कहा। युवराज की बात सुनकर 068 की आंखों में आंसू छलक पड़े। वो कांपते होठों से बोला, आज से आप दोनों मेरे आदर्श हैं। मैं हमेशा आपको ही फॉलो करूंगा और आपकी तरह बनना चाहूंगा। सिर्फ ताकत नहीं, इंसानियत और इज्जत भी सीखनी है। राधिका और युवराज एक दूसरे की ओर देखने लगे। उस पल में दोनों की आंखों में एक अनकहा गर्व था। राधिका को लगा कि जैसे उसे खुद पर नहीं बल्कि युवराज पर गर्व हो रहा है। उसकी सोच, उसके मूल्य और उसके स्वभाव पर, जो सबसे बड़ी जीत को विनम्रता से ओढ़ लेता है। लेकिन वो ध्यान से देख रही थी कि युवराज थक चुका था। उसकी चाल में हल्की लड़खड़ाहट थी, चेहरे पर हल्का तनाव और आंखों में एक गहरी थकावट की परछाई। राधिका ने बिना देर किए उसका हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श नर्म और सुकून भरा था, जैसे कोई बहती गर्म हवा दोपहर के माथे को छू जाए। चलो युवराज, अब बहुत हो गया है, रेस्ट रूम में चलकर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसने धीमी आवाज में युवराज से कहा। युवराज एक पल को ठहर गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों ने उस स्पर्श को महसूस किया, उस अपनेपन को जो उसे किसी फाइट की जीत से कहीं ज्यादा अच्छा लग रहा था। ना जाने क्यों उस क्षण उसे राधिका की उंगलियों का हल्का सा दबाव भी सुकून देने लगा था, जैसे वो कह रही हो, अब तुम अकेले नहीं हो। वो चुपचाप राधिका की ओर देखता रहा। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। राधिका ने उसके हाथ को थामे रखा और धीरे धीरे स्टेडियम के बाहर की ओर बढ़ने लगी। उनके पीछे रोशनी भी थी जो मुस्कुरा रही थी। वो जानती थी कि कुछ तो बदल रहा है, कोई रिश्ता, कोई भावना जो शब्दों से अलग थी। रास्ते भर युवराज की आंखें राधिका के चेहरे से नहीं हट रही थी, और राधिका वो तो नजरें झुकाकर भी सब कुछ महसूस कर रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर एक हलचल मच गई थी, जैसे दिल कह रहा हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगी। रेस्ट रूम के दहलीज पर कदम रखते ही युवराज ने एक लंबी सांस ली, जैसे किसी भारी बोझ को छोड़कर आ गया हो। राधिका ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बैठने का इशारा किया और बोली, अब और कुछ नहीं, बस आंखें बंद करो और आराम करो, मैं यही हूं। युवराज ने उसकी बात मानते हुए अपनी आंखें मूंद ली, लेकिन दिल में कुछ घुलता जा रहा था। पर तभी दरवाजे की दरार में से एक धीमी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई अंदर आने की इजाजत मांग रहा हो। राधिका ने सतर्क होकर सिर घुमाया। उसने देखा कि कमरे के दरवाजे पर दो लड़कियां खड़ी थी। दोनों की आंखों में चमक थी, होठों पर मुस्कान, और पहनावा कुछ ऐसा था कि जैसे वे स्टेज से सीधा उतरी हों। बाल खुले हुए थे और आंखों में किसी अदृश्य प्लान की झलक दिख रही थी। राधिका कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर सहजता से बोली, हाँ बोलो, क्या काम है तुम्हें? उनमें से एक लड़के ने तुरंत जवाब दिया, हमें युवराज जी से मिलना है। युवराज जी? राधिका का माथा सिकुड़ गया। किसी फैन ने अगर युवराज को देखा होता तो शायद कंटेस्टेंट नंबर 089 कहकर बुलाती, लेकिन ये तो उसका नाम जानती थी, वो भी सम्मान से और जैसे कोई पर्सनल रिश्ता हो। राधिका की नजरें अब उनकी पोशाक से होते हुए उनके चेहरे पर ठहर गई। उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और एक कड़ा सीधा जवाब देते हुए बोली, वो अभी थक चुके हैं, किसी से मिलने की हालात में नहीं है, कृपया आप लोग वापस लौट जाएं। पर उसकी बात अनसुनी करते हुए दूसरी लड़के आगे बढ़ी। उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। हमें मालूम है कि वो थक चुके हैं, आप चिंता मत करें, हम उनकी थकान वैसे भी दूर कर देंगे। राधिका को लगा कि जैसे किसी ने उनके सीने पर पत्थर रख दिया हो। शब्द तो सामान्य थे, पर उनके पीछे छिपा लहजा चालाक, मोहक और उद्दंड लग रहा था। राधिका की चेतना जैसे एकदम से जाग उठी। उसके भीतर की कोई भावना जो अब तक केवल हल्की सी जलन थी और अब जलती हुई अग्नि की तरह उठने लगी थी। ये लड़कियां क्या समझती है खुद को? राधिका के अंदर एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। क्या इन्हें लगता है कि वो यूं ही युवराज के पास आ जाएंगे और वो भी उनसे प्रभावित हो जाएगा? उसने देखा युवराज तो इस समय सोफे पर हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें बंद किए बैठा था। शायद उसे अभी इन बातों का होश भी नहीं था। उस क्षण राधिका को एक अनजाना सा डर सताने लगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़कियां, जो खूबसूरत और चालाक थी और शायद अनुभवी भी, युवराज के करीब पहुंच जाए और फिर राधिका का चेहरा ये सोच सोच कर कड़ा हो गया। उसने आगे बढ़कर दरवाजे के चौखट पर खड़ी दोनों लड़कियों की आंखों में आंखें डालकर कहा,
ये कोई स्पा सेंटर नहीं है। यहाँ थकान दूर करने का वादा कर रही हूँ। ये रेस्ट रूम है और ये प्रतियोगिता का हिस्सा है। अगर आप वाकई में फैन हैं तो बाहर खड़े होकर तालियां बजाइए, अंदर आने की जरूरत नहीं है। उनमें से एक लड़की कुछ कहने ही वाली थी, शायद कोई जवाब देने वाली थी, लेकिन राधिका ने बिना एक शब्द सुने एक झटके में उनके सामने दरवाजा बंद कर दिया। धड़ाक। दरवाजा बंद होते एक गूंज सी उठी, जैसे राधिका ने न केवल लकड़ी का दरवाजा बंद किया बल्कि अपने मन की जलन, ईर्ष्या और एक अनकही भावना को भी दरवाजे के पीछे छोड़ दिया था। लेकिन क्या वो भावना सच में वहीं रह गई थी? नहीं। उसका चेहरा अब भी लाल था और सांसें तेज हो गई थी। हाथों की उंगलियां हल्की सी कांप रही थी और उसने महसूस किया कि वो जल रही थी, किसी के लिए, किसी के नाम पर, और उस नाम का पहला अक्षर युवराज था। क्या हुआ राधिका, सब ठीक तो है? रोशनी ने अचानक पूछा। राधिका ने खुद को संभालते हुए सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, बस बस थोड़ा अजीब लगा। आजकल हर कोई मौका तलाशता है। पर रोशनी मुस्कुरा रही थी। वो समझ चुकी थी कि सिर्फ मौके वाली बात नहीं थी। राधिका का चेहरा सब बयां कर रहा था। युवराज, जो अब तक आंखें बंद किए बैठा था, धीरे धीरे आंखें खोलने लगा। उसकी नजर सीधी राधिका पर पड़ी। उसने देखा कि उसका चेहरा थोड़ा गुस्से से भरा था, पर आंखों में कोई और ही कहानी चल रही थी। क्या हुआ राधिका, सब ठीक तो है? युवराज ने राधिका की ओर देखते हुए पूछा। राधिका ने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, हाँ हाँ, सब ठीक है। दो लड़कियां मिलने आई थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि आप अभी थके हुए हैं और आराम कर रहे हैं। ओह, कौन थी वो? युवराज ने पूछा। पता नहीं कौन थी, राधिका ने बात को टालकर कहा। फिर उसने युवराज के हाथ में एक तौलिया थमाया और कहा, आप बहुत थक चुके हैं, थोड़ा आराम कर ले। युवराज तौलिए से चेहरा पहुंचते हुए मुस्कुराया और बोला, थैंक यू राधिका। लेकिन उसकी नज़र अब भी राधिका पर टिकी हुई थी। और ये कौन थी दो लड़कियां? क्या कोई दुश्मन जो युवराज को नुकसान पहुंचाने आई थी, या उसकी कोई दोस्त? क्या होगा आगे की कहानी में, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, 328वें एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं नई कहानी जल्द ही शुरू करने वाला हूं। दोस्तों, आपने कहानी का पोस्टर देखा होगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी का पोस्टर कैसा लगा और मेरे किन किन दोस्तों ने अपने पोस्टर को अपने स्टेटस पर लगाया था, यह भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने स्टेटस पर लगाया है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजें। मैं आपको वीडियो में आपका नाम लूँगा और अपने स्टेटस पर आपका नाम का स्टेटस ज़रूर लगाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज तोली से चेहरा पहुंचते हुए हल्की मुस्कान के साथ राधिका की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो उस क्षण की गरिमा को वो भीतर तक महसूस कर रहा हो। राधिका, जो अभी भी कुछ देर पहले दो अजनबी लड़कियों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी थी, अब से भीतर से खिल रही थी। मगर युवराज की शांत और स्नेहिल निगाहें उसके मन की बेचैनी पर एक मरहम सी बन गई थी। वो भी हल्के से मुस्कुराई और कुछ कहने ही वाली थी, तभी धड़ धड़ फिर से दरवाजे पर कोई आ गया और दरवाजा दरवाजा लगातार खटखटा रहा था। अब की बार थोड़ी और तेज और थोड़ी सी कॉन्फिडेंट। राधिका के चेहरे पर तुरंत गंभीरता छा गई। उसने झटके से मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। दिल में पहले से ही गुस्से की लहर दौड़ रही थी और अब दस्तक पर उस तकरार की मोहर भी आ गई थी। अब फिर कौन आ गया? उसने बुदबुदाते हुए कदम बढ़ाए। दरवाजा खोला और सामने वही दो लड़कियां खड़ी हुई थी जो कुछ देर पहले ही उसके सामने आ गई थी। उनकी वही चुलबुली मुस्कान, वही कॉन्फिडेंट आंखें और वही चुनौती देता हुआ रवैया अब राधिका को और भी अधिक असहज कर रहा था। तुम दोनों को समझ नहीं आता क्या? अभी युवराज जी का रेस्ट करने का समय है। वो नहीं मिल सकती तुम दोनों से। जाओ यहां से फौरन, नहीं तो। राधिका ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। उसका स्वर इतना कड़ा था कि दरवाजे के बाहर खड़ी हवा भी सहम गई। वो दो लड़कियां कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राधिका बिना एक पल की देरी किए फिर से दरवाजा बंद करने लगी। लेकिन तभी, अरे अरे राधिका, क्या हुआ? तुम इतना गुस्सा किस पर कर रही हो? पीछे से रोशनी की आवाज आई। वो धीरे से मुस्कुराते हुए आगे आई और राधिका के पास आकर बोली, तुम जाओ और बैठो, मैं इन दोनों से डील कर लेती हूँ। राधिका थोड़ी चौंक गई। रोशनी आमतौर पर शांत स्वभाव की थी, लेकिन आज उसके लहजे में कुछ अलग ही था। तुम नहीं जानती ये कौन है, ये ऐसे नहीं मानेंगे। लेकिन रोशनी ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और मुस्कुराते हुए दरवाजे से थोड़ा पीछे कर दिया। अब रोशनी खुद दरवाजे के पास खड़ी थी और जैसे उसने बाहर झांका, उसके चेहरे पर अचानक से एक हल्की मुस्कान आ गई। सामने कोई और नहीं बल्कि सिंधु और राशि थी, युवराज की शिष्याएं जो उनके साथ ही रोशनी के आश्रम में आई थी। रोशनी ने हैरानी से उनकी ओर देखा और फिर जैसे ही उनकी आंखों में आंखें मिली, उसकी आंखों में एक शरारती चमक आ गई।
उसे एक बेहतरीन मौका मिल गया था राधिका को छेड़ने का और थोड़ा मजा लेने का। उसने फौरन आंखों से सिंधु और राशि को इशारा किया कि साथ देना है। सिंधु और राशि भी समझ गई कि खेल शुरू हो गया है। अरे तुम दोनों यहाँ सीनियर युवराज से मिलने आई हो, रोशनी ने जोर से कहा, जिसे राधिका भी सुन सके। राधिका का चेहरा अब हैरानी और संदेह से भर गया था। उसने रोशनी की ओर देखा, लेकिन रोशनी अब पूरी तरह से भूमिका में थी। एक मिनट रुको, मैं अभी युवराज से कह देती हूँ, रोशनी ने कहा और कमरे की ओर मुड़ी। युवराज, युवराज आपसे दो लड़कियां मिलने आई हैं, उसने जानबूझकर थोड़ा और जोर से कहा, जिससे राधिका को और भी झटका लगे। फिर बिना राधिका की ओर देखे उसने सिंधु और राशि से कहा, आओ आओ, तुम दोनों अंदर आ जाओ, बाहर क्यों खड़ी हो। सिंधु और राशि कमरे में आ गई। उनके चेहरे पर अब भी वही मासूमियत और विनम्रता थी, लेकिन आंखों में शरारत की एक लहर दौड़ रही थी। वो सीधी युवराज के पास पहुंची, जो अब थोड़ा चौंका हुआ था। उसने उन दोनों को देखा और फिर मुस्कुरा दिया। अरे तुम दोनों यहाँ अचानक, उसने हैरान होते हुए पूछा। हमें आपकी फाइट देखकर बहुत गर्व हुआ युवराज, सिंधु ने कहा, और हमने सोचा आपको शुभकामनाएं देने आ जाएं, राशि ने मुस्कुराते हुए कहा। युवराज ने मुस्कुराकर उन्हें धन्यवाद कहा और बैठने का इशारा किया। रेस्ट रूम के नर्स रोशनी के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर टंगी हल्की पीली रोशनी वाली लाइटें और उस शांति भरे कमरे की किसी आयुर्वेदिक स्पा का एहसास दिला रही थी। वहाँ की खामोशी और वातावरण किसी पुराने मंदिर की तरह पवित्र और शुद्ध लग रहा था, लेकिन इस शांति के पर्दे के पीछे कुछ ऐसे भाव उमड़ रहे थे जो दिखते तो नहीं थे, पर दिल के भीतर कहीं जोरों से हलचल मचाए हुए थे। राधिका एक कोने में खड़ी थी और उसकी आंखों में एक सुलगती हुई चुप भी टपक रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे किसी ने उसके दिल की किसी कोमल रेशे को छू लिया हो, और दर्द अब उसकी आंखों के रास्ते बहने को तैयार था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो अंदर ही अंदर सुलग रही थी, लेकिन बाहर से शांत और संयमित दिखने की कोशिश कर रही थी, और उसकी आंखों में संदेह की परछाइयां थी और आत्मसम्मान को छूती हुई हल्की सी चोट भी लग रही थी। तभी रेशमी मुस्कान के साथ राशि ने कहा, युवराज जी, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, लगता है आपको मसाज की सख्त जरूरत है। हम अभी आपकी थकान दूर कर देते हैं। राधिका की रग रग में मानो कोई गर्म लावा बहने लगा। वो देख रही थी कि कैसे राधिका धीरे धीरे युवराज के पीछे आकर उसके कंधों को अपने कोमल हाथों से दबाने लगी। वहीं दूसरी ओर सिंधु भी धीरे धीरे उसके पैरों की ओर झुकी और हल्के हाथों से उसकी टांगे दबाने लगी। युवराज एकदम चुप था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उस मसाज का आनंद लेने लगा। उसके चेहरे पर एक सुकून था, जैसे कोई तपस्वी गहरी ध्यान की मुद्रा में चला गया हो। लेकिन राधिका से ये सहन नहीं हो रहा था। उसका संयम जवाब दे चुका था और धैर्य टूट गया था। वो तेजी से आगे आई और लगभग चिल्लाते हुए बोली, ये क्या कर रही हो तुम दोनों, निकलो अभी के अभी यहाँ से। और युवराज तुम भी, क्या इन दोनों का साथ दे रहे हो? अगर किसी ने देख लिया तो क्या इज्जत बचेगी? लोग कहेंगे अपने फैन के साथ तुम ये सब कर रहे हो। उसकी आंखों में जलन और ईर्ष्या साफ झलक रही थी। वो सिर्फ नाराज नहीं थी, वो हर्ट हो गई थी, लेकिन लहजे में एक टूटती हुई भावुकता भी थी। युवराज ने धीरे से आंखें खोली और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम चिंता मत करो राधिका, यहाँ बैठ जाओ। ये कहते हुए उसने राधिका का हाथ पकड़ा और अपने पास खींच लिया। उसके इस अप्रत्याशित स्पर्श से राधिका चौंक गई, लेकिन वो मना भी नहीं कर पाई। युवराज ने हंसते हुए फिर कहा, गर्ल्स, राधिका के सिर की मसाज करो ताकि इसका दिमाग थोड़ा ठंडा हो जाए। राधिका की आंखें हैरानी से फैल गई। गर्ल्स, उसने धीमे स्वर में पूछा। उसके बाद उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, लेकिन तभी राशि ने हंसते हुए कहा, जो आ गया गुरुदेव। वो राधिका के पास गई, उसके पीछे खड़ी हो गई और उसके सिर की मसाज करने लगी। गुरुदेव, राधिका ने चौंक कर पूछा। युवराज ने हंसते हुए कहा, हाँ गुरुदेव, ये दोनों मेरी ही शिष्याएं हैं, राशि और सिंधु। उसकी बात सुनते ही राधिका का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल गुलाबी पड़ गया था। हल्की सी मुस्कान उसके होठों के पास खिलने लगी थी। अब उसे ये सब कुछ समझ में आ गया था और ये सब कुछ इसके साथ मजाक कर रहे थे। वो मुड़ी और देखा कि रोशनी दूर खड़ी खड़ी होकर जोर से अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से साफ झलक रहा था कि उसे राधिका के हालात का पूरा अंदाजा था। राधिका ने जब उसकी आंखों में झांका तो उसे समझ आ गया, रोशनी जान चुकी है कि उसके दिल में युवराज के लिए क्या क्या शुरू हो गया है। राधिका का मन भीतर तक खिल गया। उसके अंतर्मन में जो भाव छिपे हुए थे वे आज उजागर हो गए थे, बिना कहे और बिना जताए, सिर्फ नजरों की भाषा में।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गुस्सा करे या शर्मिंदा हो या फिर हंसे। वो चुपचाप बैठी रही, जबकि राशि उसके सिर की मसाज कर रही थी और वो पहले जैसी बेचैन नहीं थी। उसका दिल अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। वो जान चुकी थी ये सब एक प्लान था, एक मधुर सी शरारती प्लान जो उसके छिपे हुए भावों को उजागर करने के लिए बनाई गई थी। युवराज ने हल्के स्वर में कहा, अब तो तुम्हारा दिमाग ठंडा हो गया है ना? राधिका ने मुस्कुराते हुए सिर झुका दिया और धीमे स्वर में कहा, हाँ बिल्कुल। उसकी मुस्कान में अब संकोच नहीं था, बल्कि एक कॉन्फेशन था, जो एक मीठा इकरार जो सिर्फ उसकी निगाहों में था। और उस दिन रेस्टोरेंट की दीवारों ने सिर्फ थकान को जाते नहीं देखा, बल्कि कुछ रिश्तों की नींव को मजबूत होते हुए महसूस किया था। सांझ की हल्की धूप अब क्षितिज की ओर धीरे धीरे ढल रही थी। आकाश सिंदूरी रंग से रंग चुका था और प्रतियोगिता स्थल के कोनों पर एक सॉफ्ट अनाउंसमेंट की गूंज उठी। आज की प्रतियोगिता यहीं पर समाप्त होती है, अगली फाइट्स कल सुबह प्रारंभ होगी। ये शब्द जैसे ही हवा में घुलते हुए आगे आए, युवराज, राधिका और रोशनी के कानों में पहुंच गई। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे किसी ने भीतर की सांस रोक ली हो। युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं, फिर शाम को डिनर पर मिलेंगे। उसकी आवाज में थकान की मिठास थी, लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी की भावना भी थी। और राधिका और रोशनी ने उसकी बात पर सहमति में सिर हिला दिया। वह भी समझती थी कि शरीर और मन को अब विश्राम की आवश्यकता है। तीनों एक शांत लय में अपने अपने कमरे की ओर चले गए। उनके पीछे राशि और सिंधु भी चल रही थी, जो अब एक मधुर शरारती मुस्कान के साथ हर मोड़ पर साथ बनी हुई थी। कॉरिडोर की लंबाई पर चलते हुए जब वे अपने अपने कमरे में पहुंचे, तभी राधिका की नजर पड़ी सिंधु और राशि पर, जो सीधे युवराज के पीछे पीछे उसी के कमरे की ओर बढ़ रही थी। राधिका का चेहरा एक पल को सख्त हो गया, उसकी भौहें सिकुड़ गई और उसने तुरंत तेजी से उनके बीच पर आकर रास्ता रोक लिया। उसकी आवाज में एक तीव्रता थी जो उसकी अंदरूनी भावनाओं को छिपा नहीं पा रही थी। तुम दोनों युवराज के साथ उसके कमरे में नहीं जा सकती, उसने फिर दृढ़ता से कहा। एक क्षण को जैसे समय सा थम गया। राशि, सिंधु, रोशनी और खुद युवराज, चारों की नजरें अब राधिका पर टिक गई। वो एक पल को जैसे खामोश सांस था जिसमें कुछ स्पष्ट था, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में कोई कठोरता नहीं थी, बल्कि एक नटखट सी समझ थी, एक ऐसी चुप्पी जो बहुत कुछ कह जाती है। क्या लगता है दोस्तों आपको, अब राधिका के मन में क्या चल रहा है? क्या युवराज उसके दिल में उठ रहे सवर को महसूस कर चुका है? क्या होगा आगे कहानी में? क्या नया मोड़ लेगी कहानी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, 329वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राधिका की सांसें तेज हो गई। उसे लगा कि जैसे वो खुद ही अपनी बातों में उलझ गई हो। उसने सबकी नजरों को पड़ा हुए सब समझ चुके थे कि राधिका अब भी उन दोनों से जलन महसूस कर रही है। ये जलन सिर्फ सिंधु और राशि से नहीं थी, बल्कि युवराज के आसपास किसी भी लड़की की उपस्थिति से थी। राधिका के गाल अचानक गर्म हो उठे। मास्क के पीछे अब भी उसके चेहरे का भाव पढ़ा जा सकता था। शर्म, संकोच और भीतर की बेचैनी सब उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो जल्द ही संभल गई। उसने अपनी बात का नया रूप देते हुए सफाई दी। वो मेरा मतलब था, अगर युवराज को ऐतराज ना हो तो सिंधु और राशि मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकती है। अगर वो उसके कमरे में रुकेंगी तो लोग कुछ गलत समझ लेंगे और हम किसी को भी बातें बनाने का मौका नहीं दे सकते। उसकी आवाज अब पहले से शांत थी, लेकिन शब्दों में अब एक ही कशिश थी, एक महसूस सा, एक आग्रह। और युवराज और रोशनी ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने उसकी चिंता को समझ में लेकर आए और युवराज ने गंभीरता में सिर हिलाकर धीमे स्वर में कहा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो राधिका, हम किसी को भी अफवाह फैलाने का मौका नहीं दे सकते। उसके शब्दों में जिम्मेदारी और राधिका की भावनाओं के प्रति संवेदना दोनों थी। रोशनी ने हल्के से मुस्कान के साथ सिर झुकाया, जैसे वो राधिका के दिल की हालात भांप चुकी हो। राशि और सिंधु ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर मुस्कुराकर राधिका के पास आई और सिंधु ने शरारत से कहा, तो आज हम आपके कमरे में रुकेंगे दीदी। वैसे भी मुझे लग रहा है आपकी कंपनी में मजा ज्यादा आएगा। राशि ने भी झुककर मजाक में कहा, और वैसे भी गुरुदेव के साथ इतनी देर रुककर उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिल ही गया है, अब विश्राम की जरूरत है। गुरुदेव शब्द सुनते ही राधिका के चेहरे पर एक बार फिर हल्का गुलाबी रंग दौड़ गया। अब उनमें न शर्म थी न क्रोध, बस एक मधुर झिझक थी। वो मुस्कुराए, लेकिन नजरें चुराते हुए उसने आंखों में खुद ब खुद स्वीकार कर लिया था कि अब मन युवराज की ओर खींच चुका है और ये बात सब जान चुके हैं। अब चारों ओर अलग अलग दिशाओं में मुड़ने लगे। राधिका, सिंधु और राशि उसके कमरे की ओर चल पड़ी, जबकि युवराज और रोशनी अपने अपने कमरों की दिशा में मुड़ गए। पीछे से जब सिंधु और राशि उनके साथ चल रही थी तो युवराज ने बिना मुड़े ही कहा, सुनो राधिका को ज्यादा परेशान मत करना,
और उसकी थकान दूर करने के लिए उसकी भी मसाज कर देना। राशि ने चुलबुली मुस्कान के साथ चहकते हुए कहा, जो आदेश गुरुदेव। पर युवराज रुक गया। उसकी आंखें थोड़ी कठोर हो गई, आवाज में भी सख्ती थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब हम पब्लिक प्लेस पर हों तो मुझे गुरुदेव मत कहा करो, मेरा नाम लो, समझी? राशि का चेहरा एकदम उतर गया। उसने तुरंत माफी मांग कर कहा, माफ कर दीजिए, आगे से हम ध्यान रखेंगे युवराज जी। युवराज ने हल्की मुस्कान दी, जो उसकी क्षमा का संकेत था, और वो बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। राधिका, राशि और सिंधु भी अपने कमरे की तरफ चली गई और रोशनी भी कुछ देर ठिठक कर अपने कमरे की दिशा में मुड़ गई। शाम का वो क्षण शांति से भरा था, लेकिन भीतर कई विचारों का समंदर उड़ रहा था। युवराज अपने कमरे में आया और दरवाजा बंद कर लिया। बिना समय गवाए सीधे वॉशरूम की ओर चला गया और उसने आईने में अपना चेहरा देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। आज की घटनाओं की यादों में डूबी हुई राधिका की जलन और उसकी चिंता, वो अधिकार जताना जो अनकहे भावों से भरा था, ये सब कुछ उसे अच्छा लग रहा था। राधिका अब उसके दिल में घर करती जा रही थी, पर उस मुस्कान के साथ उसके चेहरे पर गंभीरता लौट आई। उसका मन पीछे की ओर भागने लगा। उसे माही याद आ गई, वो मासूम चेहरा, वो बेपनाह प्यार जो अब दुनिया में नहीं था। और फिर टीना, जो अब उसकी पत्नी थी, अब भी जिंदा थी और अब भी उसका इंतजार करती हुई उसकी यादों में बंद थी। युवराज ने ठंडी सांस भरी और आईने में अपनी आंखों में झांकते हुए बोला, नहीं, मैं राधिका के बारे में ऐसा कुछ नहीं सोच सकता। ये टीना के साथ धोखा होगा। माही तो अब इस दुनिया में नहीं है, पर टीना तो मेरी आज भी पत्नी है। मैं उसके साथ दगा नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखों में आंतरिक संघर्ष था। एक और दिल की आवाज थी और दूसरा और फर्ज और वचन की जंजीर। राधिका की मासूम जलन उसे खींच रही थी, टीना की निश्चल मोहब्बत उसे रोक रही थी। वो दो दिशाओं में बढ़ रहा था। कमरे में हल्की सी हवा चल रही थी। खिड़की के पर्दे मंद मंद हिल रहे थे, मानो उसकी उलझनों की सरगोशी कर रहे हो। वह बिस्तर की ओर गया और चुपचाप बैठ गया। सिर झुका लिया और उसकी आंगलियां आपस में अपने आप जुड़ गई। माथे पर चिंता की रेखाएं आ गई। क्या मैं सही कर रहा हूँ? राधिका के लिए जो महसूस कर रहा हूँ वो प्यार या केवल उसे अकेलेपन का असर है? वो जानता था कि राधिका निर्दोष है, उसके करीब उसका साथ देती है हर कदम, पर क्या ये सही उसे अब और उसे उसकी ओर क्यों खींच रही थी? बाहर आकाश में चांदनी उतर रही थी, रात गहराने लगी थी। कमरे में छाई शांति के बीच युवराज के मन में एक युद्ध चल रहा था। उधर राधिका के कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। खिड़की से आती धीमी धीमी हवा पर्दों को होले होले सरका रही थी। राधिका अब बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसके पैर एक मुलायम तकिए पर टिके हुए थे और आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। उस दिन की सारी थकावट और तनाव और भावनात्मक उथल पुथल अब उसके मन को घेरे हुए थे। युवराज के प्रति उसके दिल में जो भावनाएं उमड़ रही थी, वो अब किसी घने बादल की तरह आगे और बढ़ रही थी। तभी सिंधु कमरे में एक बाल्टी गर्म पानी की लेकर आई और उसने धीरे से कहा, दीदी अपने पैर इसमें डालिए, थकान दूर हो जाएगी। राधिका ने हल्की मुस्कान के साथ अपना पैर बाल्टी में रख लिया। पानी की गर्माहट उसके पूरे शरीर में एक सुकून की लहर बनकर फैल गई। सिंधु ने आदरपूर्वक उसके पैर धोना शुरू किए और उधर राशि ने उसके सिर की मसाज शुरू कर दी। ये सब क्या कर रही हो तुम दोनों? राधिका ने हैरान होकर कहा, लेकिन उसकी आवाज धीमी और कोमल थी। राशि मुस्कुराते हुए बोली, गुरुदेव का आदेश है, हमें आपकी सेवा करनी है। राधिका को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन साथ ही साथ उसे बहुत अंदर से इच्छा भी थी। वह आराम से पीठ टेक कर बैठ गई और आंखें बंद कर ली। सिर की मसाज और पैरों की गर्माहट ने उसे एक अलग ही शांति में पहुंचा दिया था। उसका चेहरा, उसकी मुस्कान और उसकी आवाज, सब कुछ उसकी स्मृतियों में गूंज रहे थे। आज की बातें, उसके व्यवहार और उसकी छेड़छाड़ और उसके स्पर्श की यादें जैसे फिर से ताजा हो गई थी। अनजाने ही राधिका के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान तैर गई। उसके गाल शर्म से गुलाबी होने लगे थे। तभी उसके मन में एक सवाल उठा। उसने धीरे से आंखें खोली और बिना किसी पहले दी गई चेतावनी में पूछा, तुम दोनों अपने गुरुदेव के साथ कब से हो? उसके सवाल से राशि और सिंधु दोनों चौंक गई। सिंधु ने पहले एक दूसरे की ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, यही कुछ 4-5 महीने से दीदी, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? राधिका ने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, नहीं, बस ऐसे ही। उसने अभी अपने परिवार के बारे में कुछ बताया नहीं, इसलिए पूछ रही थी। सिंधु ने हल्के से सिर हिलाया और फिर बोली, बस इतनी सी बात है क्या? तो क्या हुआ, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको उनके परिवार के बारे में बताती हूँ। गुरुदेव युवराज जी मुंबई के सिंघानिया परिवार से हैं। वो सिंघानिया ग्रुप के सीईओ हैं और साथ में हमारे मार्शल आर्ट आश्रम के आध्यात्मिक गुरु भी हैं। बहुत ही शांत, अनुशासित और प्रेरणादायक इंसान हैं। उनकी पहली पत्नी माही दीदी
को कुछ महीने पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। बहुत दुखद हादसा था। राधिका ने जब ये सुना तो उसका दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया। वो थोड़ी देर तक चुप रही, लेकिन सिंधु अभी भी बोल रही थी। उसके बाद माही दीदी की छोटी बहन टीना ने एक चाल चली। पता नहीं सच है या नाटक है, लेकिन उसने कहा कि युवराज जी ने उसके साथ जबरदस्ती की और मजबूरन युवराज जी को उससे शादी करनी पड़ी। मुझे तो हमेशा से लगा है कि वो बस एक दिखावा ही था। राधिका की आंखें अब और चौड़ी हो गई। वो एकटक सिंधु की बातों को सुन रही थी। उसके अंदर एक बेचैनी चल गई, लेकिन साथ ही एक नई उम्मीद भी जग रही थी। सिंधु ने आगे कहा, टीना अब उनकी पत्नी है, लेकिन दिल से युवराज जी कभी उसे अपना नहीं पाए। अब भी वो माही दीदी की यादों में जीते हैं। सारी बातें सुनकर राधिका का चेहरा पहले से बुझ सा गया, फिर धीरे धीरे उठता गया। उसके मन में उठती भावनाएं अब और अधिक स्पष्ट हो गई थी। उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कान थी और मन में एक मीठा तूफान चल रहा था। एक तरफ एक टीस थी कि युवराज के अतीत की, तो दूसरी ओर एक नन्ही सी उम्मीद कि शायद भविष्य में कुछ और लिखा हो, कुछ ऐसा जो राधिका और युवराज को करीब ला सके। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। राशि अब भी उसके सिर की मसाज कर रही थी। सिंधु ने बाल्टी हटाकर उसके पैर पोंछ दिए और कमरे में से अब एक अलग सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के भीतर राधिका के मन में चल रहा था कि एक प्रेम का कोमल संग्राम, जहां वो खुद अपने ही जज्बातों से लड़ रही थी। अब क्या करेगी राधिका आगे? क्या राधिका अपने प्यार के इजहार कर पाएगी या नहीं? क्या युवराज उसे एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं? क्या होगा आगे, जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों, 330वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। राधिका के कमरे में अभी एक सुकून भरा वातावरण बन गया था। हल्की हल्की रोशनी, गर्म पानी की भाप और सिर की मसाज से राधिका धीरे धीरे गहरे विश्राम की स्थिति में पहुंच गई थी। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उस शांति में एक अनकहा आकर्षण भी छिपा हुआ था। राशि उसके सिर को बहुत प्यार से दबा रही थी। सिंधु अब भी धीरे धीरे उसके पैरों की मालिश कर रही थी। दोनों शिष्या पूरी श्रद्धा और आदर के साथ अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रही थी। राधिका के लिए सेवा एक नई अनुभूति थी, लेकिन भीतर ही भीतर वो जानती थी कि ये सेवा सिर्फ उसकी थकावट नहीं, उसके दिल की उलझनों को भी हल्का कर रही है। तभी कमरे में किसी की आहट हुई। तीनों का ध्यान भंग हुआ और सिंधु ने दरवाजा खोल दिया। सामने रोशनी खड़ी थी, चेहरे पर वही चिर परिचित सेल्फ कॉन्फिडेंस और आंखों में एक नई चमक। रोशनी ने अंदर आते ही कहा, अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? चलो जल्दी तैयार हो जाओ, डिनर के लिए चलना है। राधिका ने अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराई। वो जानती थी कि आराम तो अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन साथ ही उसके मन में यह भी था कि युवराज के साथ बिताया हर पल कीमती था। सिंधु और राशि ने भी सिर हिलाते हुए उसकी सेवा रोक दी और सब मिलकर कमरे से बाहर निकल आई। अब चारों, राधिका, रोशनी, सिंधु और राशि एक साथ युवराज के कमरे की ओर चल रही थी। राधिका का दिल हल्का सा धड़कने लगा था, जैसे किसी अजनबी और अनजानी आशा की गूंज उसके भीतर घुमड़ गई हो। युवराज का कमरा भी उतना ही शांत और सुव्यवस्थित था जितना उसका व्यक्तित्व। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया तो कुछ ही पलों में युवराज दरवाजे पर आ गया। उसके बाल अभी भी थोड़े गीले थे और चेहरे पर नहाकर आई ताजगी साफ झलक रही थी। युवराज के बाहर आते ही रोशनी ने कहा, डिनर के लिए चलें? युवराज ने एक पल के लिए सभी की ओर देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ डिनर के लिए चलेंगे, लेकिन आज हम कैंटीन में नहीं, बाहर चलेंगे। राधिका थोड़ी चौंक गई। उसने जिज्ञासा से पूछा, बाहर कहाँ? युवराज ने एक बार फिर मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी रहस्य को खुलने का इंतजार कर रही हो। उसने कहा, शिमला में कितने खूबसूरत होटल्स और रेस्टोरेंट हैं। आज हम उन सब में से एक खास जगह पर जा रहे हैं, नाइट एंड मून रेस्टोरेंट में। राधिका ने अनजाने में ही अपनी सांस रोक ली। उसके मन में एक हलचल सी मच गई थी। नाइट एंड मून, नाम से ही एक रोमांटिक एहसास आ रहा था। रोशनी ने भी हल्के से सिर हिलाया और मानो वो पहले से सब जानती हो। राशि और सिंधु की आंखों में भी चमक थी। उनके गुरुदेव आज अपने शिष्यों को एक खास पल देने जा रहे थे। युवराज उन्हें लेकर सीधे एकेडमी के पार्किंग में आ गया, जहां उसकी चमचमाती एसयूवी पहले से वहां पर उनका इंतजार कर रही थी। कार पर पड़ती स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी उस एसयूवी को और भी शाही बना रही थी। युवराज ने चाबी से लॉक खोला और सभी को अंदर बैठने का इशारा किया। राधिका को पहली बार ऐसा लग रहा था जैसे किसी खास सफर पर निकली हो। सिंधु और राशि एसयूवी की पिछली सीट पर और रोशनी के साथ बैठ गई, जबकि वो आगे बैठी और युवराज ड्राइविंग सीट पर आराम से ड्राइव कर रहा था। गाड़ी के अंदर एक ऐसा सुकून भरा सन्नाटा था। बाहर की सड़कों पर शिमला की चिर परिचित ठंडक बिखरी हुई थी और हल्की हल्की हवा खिड़कियों से अंदर आ रही थी।
पहाड़ियों पर बिखरे रोशनी के टुकड़े और आसमान में चमकता चांद जैसे एक शाम को और भी खास बना रहे थे। राधिका खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसके भीतर कुछ और ही चल रहा था। युवराज का अचानक इस तरह बाहर डिनर पर लेकर जाना और उसका नाइट एंड मून जैसी जगह का चुनाव करना, क्या ये सिर्फ एक सामान्य डिनर था या इसके पीछे कुछ और था? उसे नहीं पता था, लेकिन उसके दिल पर एक मीठी सी बेचैनी जरूर थी। कुछ देर बाद युवराज ने गाड़ी एक खूबसूरत ऊंचाई पर रेस्टोरेंट के सामने रोक दी। बड़े बड़े ग्लास विंडोज और अंदर से झांकती हल्की पीली रोशनी और बाहर लगे नाइट एंड मून के बोर्ड ने उस जगह को जादुई बना रखा था। गाड़ी से उतरते ही चारों ने ठंडी आती हुई हवा को महसूस किया और अपने आप को ताजा कर लिया। युवराज ने दरवाजा खोलकर राधिका की ओर हाथ बढ़ाया और एक पल को राधिका ठिठकी, फिर मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। शिमला की ठंडी रात में जब पांचों नाइट एंड मून रेस्टोरेंट में अंदर आ गए थे, तो पूरे हॉल का माहौल पल भर के लिए ठहर सा गया। होटल उस खूबसूरत माहौल को और भी रुहानी बना रही थी, लेकिन अब उन सबकी नजरें उन पर बन गई थी। एक आकर्षक लड़के और उसके चारों ओर बैठी चार युवतियां। लड़कियों के बीच में बैठे एक अकेले लड़के को देखकर वहां बैठे कई लोगों के चेहरे की जलन आ गई थी। कुछ तो आपस में कुसर पुसर करने लगे थे। क्या किस्मत है यार इसकी, एक नहीं चार चार एक साथ। लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि उन चारों में से एक यानी राधिका अपने चेहरे पर मास्क लगाई हुई थी। उसका चेहरा तो छिपा हुआ था, लेकिन उसका व्यक्तित्व, उसकी चाल और उसकी फिगर इतनी प्रभावशाली थी कि हर कोई ये सोचने पर मजबूर था कि अगर चेहरा सामने आ जाए तो शायद सांसें थम जाएं। युवराज ने पहले ही नाइट एंड मून में एक विशेष टेबल बुक करवा रखी थी, एक कोने में खिड़की के पास, जहां से पहाड़ों की रात्रि की झिलमिलाती रोशनी दिखाई दे रही थी। वेटर ने उन्हें आदर सहित उस टेबल तक पहुंचाया और टेबल की मोमबत्ती लगातार जल रही थी और उस लो की रोशनी में सबका चेहरा किसी फिल्मी दृश्य जैसा लग रहा था। सभी अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। वेटर ने मेन्यू कार्ड सामने रखा और युवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी दिल करे मंगवा लो, आज की रात स्पेशल है। लेकिन तभी राधिका थोड़ी झिझकी और झुक गई। उसका चेहरा अब भी मास्क में था, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट बोल रही थी। उसने धीमे स्वर में युवराज के कान के पास आकर कहा, युवराज, मुझे ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा लग रहा है और मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं यहाँ खर्च कर सकूं। अगर तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो तो हम कहीं बाहर किसी सस्ती जगह पर जा सकते हैं। उसके शब्दों में सच्ची चिंता थी, आत्मसम्मान था और एक साथ ही मासूमियत भी थी। ये बात सुनते ही युवराज के चेहरे पर एक हल्की हंसी तैर गई। उसने बिना कुछ कहे ही धीरे से अपना हाथ उठाकर हाथ के ऊपर रख दिया। उसके स्पर्श में आश्वासन था और उसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ हाँ कर लिया हो। उसने उसे नर्म लहजे में कहा, राधिका, तुम्हें पैसे की चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम बस ये देखो कि तुम्हारा मन क्या खाने को कर रहा है। कीमत की तरफ किसी को नहीं देखना है। तुम सब मेरे साथ हो और ये मेरी जिम्मेदारी है। राधिका कुछ नहीं कह सकी। उसकी आंखों में एक चमक उभरी, होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से सिर हिलाया और फिर मेनू कार्ड की ओर देखने लगी। उधर सिंधु और राशि को किसी बात की कोई झिझक नहीं थी। उन्होंने तुरंत ही अपने पसंदीदा डिशेज ऑर्डर कर दी और चीज गार्लिक ब्रेड, स्पिंच अल्फ्रेडो पास्ता और एक थाई स्टाइल रेड करी। दोनों को पता था कि युवराज के लिए सब खर्च कुछ भी नहीं है। उनके दिल में कहीं यह भी भरोसा था कि अगर युवराज चाह ले तो पूरा रेस्टोरेंट 1 मिनट में खरीद सकता है। रोशनी ने भी कुछ इत्मीनान से ऑर्डर किया, वेज ग्रिल सिजलर और ब्लूबेरी मॉकटेल। लेकिन राधिका अब भी मेन्यू को देख रही थी। उसके मन में कई भाव उमड़ रहे थे। युवराज की उदारता, उसका आत्मीय व्यवहार और सबसे ज्यादा उसकी उपस्थिति, जो उसके दिल को किसी शांत लहर की तरह छू रही थी। युवराज उसकी ओर झुका और धीरे से बोला, तुम कुछ ट्राई क्यों नहीं कर रही? यहाँ की बहुत सारी डिशेज ऐसी हैं जो बिल्कुल अपने आप में खास हैं, तुम उनको ट्राई जरूर करो। राधिका की धड़कन एक पल को थम सी गई। उसके गालों पर हल्की सी लालिमा फैल गई, जो कि मास्क के बावजूद उसकी आंखों के कोनों से झलक रही थी। उसने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, फिर मैं मंगवाती हूँ फेटुचीनी विद मशरूम सॉस और एक लेमन मिंट ड्रिंक। युवराज ने उसकी पसंद को सराहा और वेटर को ऑर्डर लिखवा दिया। टेबल पर अब हल्की हल्की बातें होने लगी थी। सभी हंस हंसकर एक दूसरे की बातों में रम गए थे। लेकिन राधिका के मन में कहीं गहराई और कुछ चल रहा था। वो जानती थी कि यह सब अस्थायी हो सकता है। युवराज की जिंदगी, उसका अतीत, उसकी शादी, वो सब अभी भी अनसुलझा था। लेकिन आज की इस रात में एक पल को वो बस इतना चाहती थी कि कुछ क्षणों के लिए सब कुछ भूल जाए और इस सुकून को पूरी तरह से जी ले। रोशनी ने अचानक कहा, युवराज जी, ये जगह तो सच में बहुत रोमांटिक है। आपने ऐसे ऐसे ही चुना या कुछ सोच समझकर? युवराज ने एक गहरी नजर डालते हुए कहा, बस यूं ही।
कुछ खास तो नहीं है, ऐसे ही मन किया तो यहाँ पर आ गए। राधिका ने उसकी नजरों से बचते हुए अपना मॉकटेल उठाया और एक घूंट ले लिया। उसके मन में हलचल से कोई नहीं जान पा रहा था, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थी। और यूं ही रात धीरे धीरे अपने परवान पर चढ़ रही थी और रेस्टोरेंट की मध्यम रोशनी के बीच या राधिका युवराज के बीच कुछ अदृश्य तार जुड़ने लगे थे। एक ऐसी शुरुआत जो आने वाले तूफानों का सामना साथ मिलकर करेगी। थोड़ी देर बाद जब सभी खाना खा चुके तभी एक वेटर उनके टेबल के सामने आया और उसके हाथ में एक चांदी की ट्रे थी जिस पर रेस्टोरेंट का बिल रखा हुआ था। वेटर ने झुकते हुए बड़े ही सम्मान पूर्वक कहा, सर, आपका बिल। युवराज ने बिना किसी हिचक के अपनी जैकेट से जेब से एक कार्ड निकाल लिया और वेटर की ओर बढ़ा दिया। वेटर ने कार्ड लिया और काउंटर की ओर चला गया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वेटर लौटकर आया और छिड़कते हुए बोला, सर क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपका कार्ड डिक्लाइन हो गया है। राधिका की भौहें एकदम से सिकुड़ गई। उसकी सांसें रुकने सी लगी। उसने युवराज की ओर देखा, जिसका चेहरा पहले की तरह शांत था। उसने एक और कार्ड निकाला और वेटर को दे दिया। वेटर फिर से गया, लेकिन फिर आकर उसने वही कहा, सर, आपका ये कार्ड भी डिक्लाइन हो गया है। अब राधिका के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। एक के बाद एक 4 कार्ड्स जब काम नहीं किए तो उसके माथे पर पसीना झलक आया। उसके मन में कई आशंकाएं उठने लगी। क्या युवराज सच में अमीर है या सब दिखावा कर रहा है या कोई और ही बात है? ऐसा क्या हो गया था युवराज के कार्डों के साथ और किसने किया युवराज का कार्ड डिक्लाइन? क्या चल रहा है युवराज के पीछे से? और युवराज का बिजनेस कहीं फ्लॉप तो नहीं हो रहा है? क्या होगा आगे इस कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।